हेलो स्टूडेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 4 है। आज इसमें हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिवली सिर्फ कैंसर ही इसमें होगा। पिछले लेक्चर में हमने वायरल डिजीज को कंप्लीट किया था। वायरल डिजीज नहीं मतलब मलेरिया, एमेबियासिस, एस्केरियासिस, रिंगवर्म, एलिफेंटियासिस, इसको कंप्लीट किया था। इसमें से एक वायरल डिजीज कैंसर है जो बच गया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ इसमें कैंसर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैंसर क्या होता है, कैसे काज होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसका डिटेक्शन करते हैं, सब चीज़ देखेंगे। चलिए सबसे पहले कैंसर को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल जब सेल साइकिल चलता है रेगुलेट, सेल साइकिल या ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल कब डिवाइड करती है, या जब डिवाइड होती है तो कैसे डिवाइड होती है, उसके बाद डिवाइड होना क्यों बंद कर देती है। एक नॉर्मल फिनोमिना को समझ रहे हैं। तो एक नॉर्मल सेल रेगुलेट होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। उसके बाद एक सेल कई सेल में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए डिवाइड हो गई, तो कैसे कौन आके इसको बताए कि सेल डिवीजन होना चाहिए। तो इसके लिए दो जीन्स होती हैं। एक जीन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, या इसी को सी ऑन्क भी कहते हैं या इसी को रॉस जीन भी कहते हैं। बस इतना जरूरी है। जीन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क। ये सेल साइकिल या सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, यही प्रमोट करता है सेल डिवीजन के लिए। तो जो नॉर्मल सेल है डिवाइड होना शुरू होती है, डिवाइड होती है, जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक फुलफिल नहीं हो जाता, डिवाइड होती रहती है। अच्छा, जब पूरा फुलफिल हो जाता है, डिमांड कंप्लीट हो जाता है, तो एक और जीन होती है जिसे कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन या P53 जीन या गार्जियन एंजल ऑफ जीनोम। P53 जीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये इसको निगेटिव फीडबैक देता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि अब सेल डिवीजन को रोक देना चाहिए, हॉल्ट कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद ये सेल डिवीजन को रोक देता है। ये तो होगा जीन द्वारा रेगुलेट करना कि कैसे सेल डिवीजन को रोका जाता है, चलाया जाता है। लेकिन इससे इस जीन के पहले ही सेल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल। प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल। तो हमने बताया कि एक नॉर्मल सेल है, वो कैसे डिवाइड होती है। तो पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन चलता है, उसके सेल साइकिल सेल डिवीजन चला, जितना जरूरत है उतना डिवाइड हुआ। उसके बाद सेल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। जब डिमांड कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर जो कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है वो सेल के डिवीजन को रोक देती है, सेल डिवीजन रोक जाती है। तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन जीन द्वारा कैसे रेगुलेट होता है, तो एक जीन होती है प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क। यही सेल साइकिल सेल डिवीजन को रेगुलेट करती है, यही
ऑर्डर देती है सेल साइकिल को चलाने के लिए। लेकिन जब फुलफिल हो जाता है मामला, तो यहाँ से ट्यूमर सप्रेसर जीन या फिर 53 जीन ये नेगेटिव फीडबैक देके इसे देती है और ये सेल साइकिल सेल डिवीजन को हॉल्ट या स्टॉप कर देता है। देखिए इतना। और कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप। ये भी हम कैंसर के बारे में नहीं बता रहे, एक नॉर्मल बता रहे हैं आपको। कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। मतलब एक जनरल एक नॉर्मल ऐसे होना चाहिए सेल डिवीजन। अब ये तो जो जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर, जो नॉर्मल सेल साइकिल सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब कोई चेंज आ जाए। अब वो म्यूटेशन किसी भी प्रकार से हो जाता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, वो तो बात की बात अभी देखेंगे। लेकिन म्यूटेशन हो जाए तो जो ये प्रॉपर्टी है कंटेक्ट इनहिबिशन वाली नॉर्मल सेल के अंदर खत्म हो जाती है म्यूटेशन होने के बाद। मतलब म्यूटेशन हुआ तो लूज, यहीं पे लिख देते हैं, म्यूटेशन होने के बाद लूज प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर जो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती खत्म हो जाती है। और यह नॉर्मल सेल, यही नॉर्मल सेल अब जैसे ही नॉर्मल कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में खत्म होती है और यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप ही नहीं होता है और सेल, बहुत सारी सेल बनने लगती हैं, सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगता है, तो मास हो जाता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, सेल मास हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास हो जाता है। तो नॉर्मल सेल, लूज प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इन नॉर्मल सेल। तो ये जो नॉर्मल सेल है कन्वर्ट इन कैंसरस सेल, तब ये नॉर्मल सेल चेंज हो जाता है कैंसरस सेल में। कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने के बाद सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप, दिख रहा है सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप। तो सेल डिवीजन जब डू नॉट स्टॉप, जब सेल डिवीजन नहीं रुकता है तो मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, मास ऑफ सेल फॉर्मेशन। ऐसे मास ऑफ सेल को कहते हैं ट्यूमर, ट्यूमर। तो हमने अभी देखा कि नॉर्मल सेल के अंदर सेल साइकिल सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। फिर उस सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दो जीन होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन, उसे सियोंग कहते हैं शॉर्ट में, और उसको जो रेगुलेट करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसे P53 जीन भी कहते हैं। ठीक, अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए किसी भी कारण वजह से, या फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, तो ये जीन जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं और सेल डिवीजन को स्टॉप नहीं करा पाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता तो वहाँ पे मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। अब आगे देखेंगे ये ट्यूमर कितने टाइप का होता है, उतना देखिए।
देखो मास ऑफ सेल ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट या न्यूप्लास्टिक ट्यूमर। देखिए जो बिनाइन ट्यूमर होता है आइडेंटिकल होता है। बिनाइन ट्यूमर आइडेंटिकल मतलब सिमिलर सेल, जो मास ऑफ सेल बनाते हैं सिमिलर सेल। और जो मैलिग्नेंट या न्यूप्लास्टिक ट्यूमर बनता है नॉन आइडेंटिकल डिसिमिलर। देखिए कैसे, और ये डिसिमिलर। ये आइडेंटिकल या सिमिलर होती हैं, वो नॉन आइडेंटिकल होती हैं। इसके ऊपर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। बिनाइन ट्यूमर के ऊपर प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड मतलब कैप्सुलेटेड रहता, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक, confined their ओरिजिनल पोजीशन, जहां रहता है वहीं पे रहता है। और डू नॉट स्प्रेड इन बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, कन्फाइंड देयर ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे शुरू होता है ट्यूमर बनना वहीं पे रहता है और बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। जबकि ये स्प्रेड इन बॉडी। ठीक, और डू नॉट स्प्रेड इन बॉडी इसके वजह से कॉज लिटिल डैमेज, बहुत छोटा सा नुकसान होता है, कॉज लिटिल डैमेज। डू नॉट स्प्रेड इन बॉडी कॉज लिटिल डैमेज, आइडेंटिकल होता है, प्रोटीन कोड कैप्सुलेटेड प्रेजेंट होता है, जहाँ रहता है उसी उसका पोजीशन बना रहता है, और स्लो ग्रोइंग होता है, स्लो ग्रोइंग। एग्जाम्पल के लिए भी बता देते हैं, मूव्स एक जो मूव्स होते हैं, तिल होते हैं, वो भी बिनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जहाँ पे उनका ग्रोथ होता है, स्लोली ग्रोथ होता है, वहीं पर उनका लोकेशन होता है। एक प्रकार से वो भी एक ट्यूमर ही है, और वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होते हैं, बहुत छोटा सा लिटिल डैमेज करते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर या न्यूप्लास्टिक ट्यूमर स्प्रेड इन बॉडी, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं स्प्रेड इन बॉडी। इसे कहते हैं मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर का फियर प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक, ओके। तो दो टाइप के बताए, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट वाला नॉन आइडेंटिकल होता है और प्रोटीन कोट इसके ऊपर नहीं बनता है, और ये बॉडी में स्प्रेड होता है। इसी बॉडी
अलग अलग पार्ट में बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। इसी मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही सबसे मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी होती है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस। आगे एनसीईआरटी लाइन लिखती है ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इनवेडिंग एंड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, इतना तेजी से ग्रो करते हैं कि अपने सराउंडिंग में जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। और इतनी तेजी से ग्रो करते हैं कि नॉर्मल सराउंडिंग वाले जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं डैमेज होते हैं। कैसे डैमेज होते हैं? उनका जो न्यूट्रिएंट होता है, उनका जो भोजन होता है, वो अपने ले लेते हैं। तो लिखा है एनसीईआरटी दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पिटिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। मतलब इतना ज़्यादा इनका संख्या हो जाता है और इतना कंप्लीट करके उनके उनके न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं और वो स्टारवेशन के कारण वो सेल डेड कर जाते हैं सराउंडिंग में जो होती हैं। तो दो ट्यूमर के बारे में दो टाइप के ट्यूमर के बारे में हमने बताया। आगे जो हम बताया कि जो पहले जो बताया ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होने से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो म्यूटेशन किस कारण की वजह से होता है उसको पढ़ेंगे, जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब एजेंट पढ़ेंगे। कैंसर कॉजिंग एजेंट जिसे कार्सिनोजन भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इतना भी। अब आगे देखते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उसे कैंसर कॉजिंग एजेंट या कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं। एक कार्सिनोजेंस नॉर्मल सेल को नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, या इसे कहते हैं न्यूप्लास्टिक ट्यूमर। कैंसरस सेल या न्यूप्लास्टिक सेल या ट्यूमर न्यूप्लास्टिक सेल। अभी 3 टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। ये कार्सिनोजेन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशन द्वारा जीन में म्यूटेशन हो जाए उसके द्वारा भी कैंसर होता है। तो रेडिएशन में 2 प्रकार के आयोनाइज आते हैं। एक आता है आयोनाइज रेडिएशन, एक आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग में एग्जाम्पल है एक्सरे और गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट। जो कार्सिनोजेंस होते हैं फिजिकल्स होते हैं। फिजिकल्स में आते हैं रेडिएशन की वजह से वो जो जीन बताएं उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तभी कैंसर हो जाता है। और रेडिएशन में भी 2 टाइप के, एक आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइज। आयोनाइजिंग में एक्सरे और गामा रे आता है, नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट रे आता है। अगर केमिकल्स में क्या क्या हो सकता है? केमिकल्स में टोबैको स्मोक भी आ सकता है। केमिकल्स में टोबैको स्मोक जो मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर है। मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। फिजिकल में ये हो गया। केमिकल्स में टोबैको स्मोक भी आ सकता है जो लंग कैंसर का मेन रीजन है। अभी बचा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में वायरसेस कैंसर कॉजिंग वायरसेस जिसे ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं। ओंकोजेनिक
वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस ऑन्कोजेनिक, ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं वायरल ऑन्कोजेन। तो उन्होंने बताया कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उसे कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल या कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल जिसमें आते हैं रेडिएशन, रेडिएशन में 2 बताए, आयोनाइज एक नॉन आयोनाइज में एक्स रे और गामा रे, नॉन आयोनाइज में अल्ट्रावायलेट। केमिकल्स में आते हैं टोबैको स्मोक जो मेन कारण है लंग कैंसर का, और बायोलॉजिकल में ने बताया कि जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं जिसे ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, उसे कहते हैं वायरल ऑन्कोजेन। अब पूछा जाए कि नॉर्मल सेल में कौन सी जीन होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन, और कैंसरस सेल में होती है वायरल ऑन्कोजीन। अब इसके बारे बात पढ़ेंगे, इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैंसर का डिटेक्शन। अब इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, कैंसर डिटेक्शन, कारण तो पढ़ लीजिए फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल। अब इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो 2 टाइप का डिटेक्शन होता है इसमें। एक होता है 2 टाइप का डिटेक्शन होता है, एक होता है बायोप्सी, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इथिन पीस, इथिन पीस, इथिन पीस कट, इथिन पीस कट, इथिन पीस of suspected tissue cut and stain। बायोप्सी के अंदर क्या कहते हैं, जहाँ पे लग रहा है कि ये एरिया सस्पेक्टेड है, मतलब यहाँ पे कैंसर का लग रहा है कि कैंसरस है, तो उस एरिया छोटे से टुकड़े को काटते हैं, मतलब थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड यू कट एंड स्टेन, जो स्टेनिंग करते हैं और उसे अंडर माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब ये होता है टिश्यू एग्जामिनेशन, मतलब टिश्यू एग्जामिनेशन मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे सस्पेक्टेड एरिया है, वहाँ के छोटे से टुकड़े को काटिए, काटने के बाद माइक्रोस्कोप द्वारा उसका स्टडी करिए, उसे कहते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब कुछ और टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं, एक्सरे द्वारा, एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा और एमआरआई द्वारा। इन तीनों से हम आसानी से 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन को दे सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तीनों से हम इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक।
और सीटी स्कैन, इन तीनों की वजह से 3D व्यू भी आ जाता है, 3 डायमेंशनल तरफ से भी आ जाता है। सीटी का स्कैन का मतलब फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए सबसे पहला हमने बताया बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल हिस्ट्री। बायोप्सी में हमने क्या बताया कि सस्पेक्टेड एरिया में सस्पेक्टेड टिश्यू को हम छोटे से पार्ट या छोटे से थिन पीस को हम काटेंगे, उसके बाद उसका अंडर माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दूसरे नंबर पर हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई द्वारा उसके इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कैंसर का है। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करके हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। मतलब मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और नॉन आयोनाइज रेडिएशन लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस टिश्यू में क्या चेंजेज हो रहे हैं। 3 हो गया। अगले तीसरे नंबर पे एक बताते हैं कि एक टेक्निक है FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। और 5वें पे है पेप स्मीयर, जो सर्वाइकल कैंसर में यूज करते हैं। टेक्निक का नाम है पेप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर में पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी FNAC हम यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर। चार मेथड हो गया। लास्ट में बता दें मॉडर्न बायोटेक टेक्नोलॉजी, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक भी कहते हैं, ये वो बनाया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक द्वारा। 5 तरीके हैं। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी का समझ में आ गया, किसी भी सस्पेक्टेड टिश्यू को छोटे टुकड़ों को काटेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि है कि नहीं है कैंसर। दूसरे नंबर पे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई द्वारा। चौथे पे हमने बताया FNAC द्वारा, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है। पेप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर के लिए हम यूज करते हैं, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट में हमने बताया एक मॉडर्न बायोटेक टेक्निक आया है, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक भी कैसे ये बनाया जाता है, हाइब्रिडोमा टेक्निक से। नाम है, इसको सिर्फ याद रखना है। अब इसका हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, एक और है बोन मैरो, ब्लड एंड बोन मैरो। अगले पेज पे देख लेते हैं। एक और टेक्निक है, टेक्निक क्या है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गई। दूसरे नंबर पे है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। एनसीईआरटी जो लिखा है उसी बारे में डायरेक्ट बता देते। ये बताता है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, in case of leukemia cell count increase। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट में एनसीईआरटी कहता है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया सेल काउंट इंक्रीज होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर ये जो कैंसर का टाइप है वो हुआ है। ब्लड वाले में कैसे पता लगाते हैं, तो इसके अंदर हम जाते हैं लीवर में। लीवर के अंदर एक प्रोटीन होती है ट्यूमर मार्कर प्रोटीन। ट्यूमर मार्कर प्रोटीन को निकालते हैं और अल्फा फीटोप्रोटीन।
ट्यूमर मार्कर प्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन को निकाल के हम स्टडी करते हैं। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट में सिर्फ इतना ही लिखा है, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया सेल काउंट इंक्रीज। ये तो अपनी तरफ से बताएं कि लीवर के अंदर जाते हैं कि ट्यूमर मार्कर प्रोटीन को रिजेक्ट करते हैं, फिर अल्फा फीटो प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, इससे पता चल जाता है। देखिए तो अभी तक हमने देख लिया पूरा कैसे होता है, कॉजेटिव एजेंट के बारे में देख लिया, कार्सिनोजन के बारे में देख लिया, कॉजेटिव एजेंट के बारे में देख लिया। इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, 2 टाइप देखिए, बायोप्सी, हिस्टोपैथी, 5-6 टाइप का बता दिया। अब इसका देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका ट्रीटमेंट कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है, कैसा कैंसर है। कभी कभी मेनी ऑफ द कैंसर्स में कॉम्बिनेशन आप ट्रीटमेंट दिया जाता है, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं बहुत सारे। लेकिन इन जनरल में सर्जरी, दूसरे नंबर पे कीमोथेरेपी, सर्जरी की जाती है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, और चौथे नंबर पे इम्यूनोथेरेपी। कभी कभी कॉम्बिनेशन दिया जाता है, मतलब कंबाइंड थेरेपी, टोटल मतलब इस टोटल को टोटल थेरेपी दी जाती है किसी किसी में। सर्जरी तो जान रहे हैं, और उतने एरिया को काट के निकाल देते हैं जहाँ पे कैंसरस सेल होती हैं, सर्जरी में यही होता है। कीमोथेरेपी में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, विनक्रिस्टिन और विनप्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनप्लास्टिन 2 ड्रग्स हैं, उसे यूज करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम यूज करते हैं रेडिएशन को, और रेडिएशन थेरेपी क्या करते हैं, हम रेडिएशन दे के उस ट्यूमर सेल को हम मार देते हैं, मतलब डेड कर देते हैं। इतना रेडिएशन देते हैं कि ट्यूमर सेल डेड कर जाते हैं। और इसमें 2 बहुत फेमस है, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 किस चीज़ में दिया जाता है, जब ब्रेस्ट कैंसर हो, और थायराइड कैंसर हो, तब दिया जाता है आयोडीन 131। इम्यूनोथेरेपी ऐसा थेरेपी दिया जाता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसे अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं। इनका नाम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसे देते ही बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इन सब का साइड इफेक्ट भी है, हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, साइड इफेक्ट। इन सब ड्रग्स या टेक्निक का जो साइड इफेक्ट है वो हो जाता है हेयर फॉल एंड एनीमिया। एक छोटी सी चीज़ और, मतलब ट्रीटमेंट में हम जैसे सर्जरी करते हैं या कीमोथेरेपी, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में
जब ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हो तो उसके अंदर कोबाल्ट 60 द्वारा रेडिएशन देते हैं, और जब थायराइड कैंसर हो तो आयोडीन 131। इम्यूनोथेरेपी में एक ऐसा देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, जिसे अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक चीज़ और है जो जनरल चीज़ है, उसके बाद लेक्चर हम खत्म करते हैं। क्या है वो जनरल चीज? मोस्ट कॉमन इन मेल, मोस्ट कॉमन इन एक पूरे संसार में, इन वर्ल्ड, इन इंडिया, यहाँ भी इन वर्ल्ड इन इंडिया। फीमेल के अंदर जो कैंसर नॉर्मल है पूरे वर्ल्ड में, क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर ले लें, समझ में नहीं आएगा क्या। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल पूरे संसार में, या मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल पूरे संसार में, क्या है? तो इन वर्ल्ड में फेमस है, फेमस क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो कॉमन देखा जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन इन फीमेल पूरे वर्ल्ड में, ब्रेस्ट कैंसर, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर। और मेल के अंदर वर्ल्ड में प्रोस्टेट कैंसर, और इंडिया में माउथ या ओरल कैंसर। बस इसी के साथ कैंसर कंप्लीट होता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इम्यूनिटी वाले में।